हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज बीएससी सेकेंड ईयर के इस क्लास में हम स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। ठीक, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने, है ना, किसके लिए नियम प्रतिपादित किया था? तो ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है, ब्लैक बॉडी के उत्सर्जन के लिए, है ना, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन उत्सर्जित होता है उसके लिए क्या किया था? एक नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, जिसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है ना। तो वह बॉडी या वह पिंड, है ना, जो क्या करता है, अपने में, वह पिंड, है ना, जो अपने पृष्ठ पर आपके संपूर्ण विकिरण, है ना, को क्या कर लेती है? पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। कृष्ण पिंड या ब्लैक बॉडी कहलाती है। ठीक है, तो इसी ब्लैक बॉडी के उत्सर्जन के लिए, है ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन ने एक नियम दिया। ठीक है, और इन्होंने ड्यूलॉन्ग, पेट्रिक, टिंडल आदि वैज्ञानिक जो थे उनके प्रयोगों के आधार पर 1879 या 1879 में यह एक नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी पूर्ण कृष्ण पिंड, ठीक है, तो किसी पूर्ण कृष्ण पिंड के एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, तो किसी पूर्ण कृष्ण पिंड के एकांक क्षेत्रफल, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड, ठीक है, तो किसी पूर्ण कृष्ण पिंड के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा, है ना, पिंड के परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो किसी पूर्ण कृष्ण पिंड के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा पिंड के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ठीक है, यदि ये इनका क्या है? नियम है ना। तो देखो, यदि किसी ब्लैक बॉडी या कृष्ण पिंड का परम ताप, ठीक है, परम ताप T केल्विन है, तो क्या होगा? तो उसके एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल, से प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा क्या होगी? E समानुपाती T⁴ होगी, या E = ρT⁴, जहाँ रो को हम क्या कहते हैं? रो को हम स्टीफन का नियतांक कहते हैं।
ठीक है, तो रो जो है वो स्टीफन का नियतांक है जिसकी वैल्यू क्या होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एकदम इजी है याद करने में, 5.67 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इस नियम का निगमन करेंगे। तो स्टीफन के नियम की ऊष्मागतिकी निष्पत्ति या उत्पत्ति। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकल प्रूफ ऑफ स्टीफन लॉ है ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को स्टीफन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रूफ के लिए माना कि ये ABCD है ना, ABCD एक क्या है, सिलेंडर है जिसकी जो दीवारें हैं वो क्या है, पूर्ण परिवर्तक दीवारें हैं, है ना। ये दीवारें जो हैं क्या है, पूर्ण परिवर्तक दीवारें हैं। ठीक है, देखो, और इस सिलेंडर के अंदर एक ठीक है, तो इसमें एक पिस्टन क्या लगा हुआ है, P लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, पिस्टन P। ठीक, तो ABCD एक क्या है, सिलेंडर है जिसकी दीवारें पूर्ण परिवर्तक है ना, और इसमें एक पूर्ण परिवर्तक पिस्टन लगा हुआ है ना। जो पिस्टन है वो भी क्या है, पूर्ण परिवर्तक है, माना। ठीक, इतना को आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, संरचना है ना, संरचना नहीं मतलब यहाँ पे ये पूरा जो भी बताया पूरा लिखना है। उसके बाद माना इसमें विसरित, ठीक है, तो माना इसमें विसरित विकिरण भरे हैं, है ना। विसरित को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रेडिएशन, तो लिख देते हैं डिफ्यूज्ड रेडिएशन। ठीक, तो माना इसमें क्या भरा है, डिफ्यूज रेडिएशन भरा है। ठीक, जो क्या होते हैं, जो सभी दिशाओं में आपतित होते हैं। ठीक है, चूंकि सिलेंडर की दीवारें तथा पिस्टन है ना, चूंकि सिलेंडर की दीवारें और पिस्टन क्या है, पूर्ण परिवर्तक है, अतः सिलेंडर तथा विकिरण के बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, चूंकि सिलेंडर व पिस्टन की दीवारें क्या है, पूर्ण परिवर्तक है ना, इसलिए जो हमारा सिलेंडर है वह जो हमारा विकिरण है, तो सिलेंडर व विकिरण के मध्य क्या नहीं होता है, कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, चलो अब माना जो हमारा विकिरण है, ठीक है, माना विकिरण
की ऊर्जा घनत्व, है ना, U है, तथा परम ताप क्या है, T है। ठीक है, मानव विकिरण की ऊर्जा घनत्व U तथा परम ताप T है। ठीक, तो मैक्सवेल के विकिरण के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, मैक्सवेल के विकिरण के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो देखो, यदि विकिरण की ऊर्जा घनत्व U और परम ताप T है ना, तो मैक्सवेल के विकिरण के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जो विस्तृत विकिरण है ना, डिफ्यूज रेडिएशन क्या करता है, सिलेंडर की दीवारों पर, जो कि क्या है, पूर्ण परिवर्तक है, तो सिलेंडर की दीवारों पर एक दाब P डालता है, ठीक है, जिसका मान क्या होता है, ऊर्जा का 1/3 होता है, अर्थात P इज इक्वल टू क्या होता है, U/3 होता है, जो कि है ना, क्या होता है, P इज इक्वल टू U/3 होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक, अब चलो आगे। माना सिलेंडर के बाहर से, है ना, सिलेंडर के बाहर से क्या हो रहा है, अत्यंत सूक्ष्म ऊष्मा DQ, है ना, अवशोषित होती है। तो माना सिलेंडर के बाहर से क्या हो रहा है, अत्यंत सूक्ष्म ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ठीक, तो यहाँ अवशोषित हुआ तो इससे क्या होगा, गैस में प्रसार होगा और ये पीछे की ओर हटेगा। ठीक है, तथा इससे पिस्टन क्या होता है, बाहर की ओर चलता है। ठीक है, तो पिस्टन बाहर की ओर चलता है ना, तथा विकिरण का आयतन, विकिरण का आयतन क्या हो जाता है, V से बढ़कर V प्लस dV हो जाता है। ठीक है ना। अब इस परिवर्तन से, है ना, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, माना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो, DU हो। ठीक है, एंट्रोपी में परिवर्तन क्या हो, DS हो, और आयतन वृद्धि क्या हो, DV हो, है ना, तथा किया गया कार्य क्या हो, DW हो। तो है ना, तो किया गया कार्य DW हो तो क्या होता है, हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों से, DQ इज इक्वल टू होता है DU प्लस DW, है ना, या हम इस DW को क्या लिखते हैं, PdV लिखते हैं, तथा DQ इज इक्वल टू क्या होता है, TdS होता है। इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखने पे हमको क्या मिलेगा, TdS इज इक्वल टू DU प्लस PdV मिलेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। चल, अब मैक्सवेल का जो द्वितीय संबंध हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, तो मैक्सवेल के द्वितीय संबंध से,
ठीक है, तो मैक्सवेल के द्वितीय संबंध से हम क्या जानते हैं, डेल एस अपॉन डेल वी टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी भी होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, डी एस का मान रख देंगे। ठीक है, तो डी एस का मान हमारा क्या आया है, डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी आया है, उसको हम लोग रख देंगे। तो टी जो है वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि टी कांस्टेंट है, हमारा बच जाएगा डेल यू प्लस पी डी वी अपॉन डेल वी। ठीक है, इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी वी। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। टी को इस साइड ले जाएंगे और इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या होगा, डेल यू बाई डेल वी टी प्लस ये डेल वी से डेल वी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा पी, ये टी इस साइड पक्षांतरित हो जाएगा, तो बचेगा डेल पी बाई डेल टी वी। ठीक है, चल, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, परंतु आंतरिक ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है, ऊर्जा घनत्व इनटू आयतन, है ना। आंतरिक ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है, ऊर्जा घनत्व इनटू आयतन। यू इज इक्वल टू ऊर्जा घनत्व क्या माना था हमने, स्मॉल यू माना था, और आयतन क्या है, कैपिटल वी है ना। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। और एक और समीकरण है इक्वेशन नंबर 1 से, P इज इक्वल टू यू बाई 3, ये है ना। तो इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों वैल्यूज को हमको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो बाई इक्वेशन नंबर 3 है ना, हम क्या मिल जाएगा, यू वी अपॉन डेल वी टी प्लस पी की वैल्यू क्या है, यू बाई 3 है, इज इक्वल टू टी। यहाँ पे भी क्या रखेंगे हम, यू बाई 3 रखेंगे, तो डेल यू बाई 3 बाई डेल टी वी। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले वाले पोर्शन में है ना, जो v है उसका अवकलन होगा और ये u बाहर निकल जाएगा, तो डेल v बाई डेल v इज इक्वल टू 1। तो हमको क्या मिलेगा, u प्लस ये क्या है, u बाई 3 है, तो u बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है t, तो t और u बाई 3 का 3 जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो t बाई 3 बच जाएगा क्या, डेल u बाई डेल टी v। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व किए तो क्या हो गया, 3 4 u इज इक्वल टू टी बाई 3 डी यू बाई डी टी। ठीक, या ये इसको पूरी तरीके से इस सेट कर देते हैं, डी टी, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, डी टी और ये टी नीचे आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन u, ये 4 इधर ही रहेगा, और 1 अपॉन u डी यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या कर देंगे, सिंपली अवकलन कर देंगे। ठीक है, डी यू बाई यू इज इक्वल टू 4 डी टी बाई टी, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, लॉग u प्लस लॉग a, जहाँ जो लॉग a है वो क्या है, समाकलन नियतांक है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड से लॉग हटाने पर u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम t की पावर 4 लिख सकते हैं। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, लॉग t की पावर 4 प्लस लॉग a, या u इज इक्वल टू लॉग हटाएंगे तो ये a भी a t की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5, है ना। और चूंकि E व U में निम्न संबंध होता है ना, मतलब कि उत्सर्जित ऊर्जा E और विकिरण की ऊर्जा E में क्या संबंध होता है, E इज इक्वल टू होता है
C/4 U। अच्छा ये 4 इसको हम भूल गए थे ना। अच्छा ये है ठीक, C/U 4 होता है, C/4 U होता है। ठीक है, तो यहाँ पे U की जगह में हम क्या रख सकते हैं, 4 E/C रख सकते हैं, इज इक्वल टू AT⁴ या E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC/4 T⁴ ठीक है। चलो या हम इसको क्या लिख सकते हैं, E समानुपाती T⁴ है ना। सॉरी एक और स्टेप आएगा, E इज इक्वल टू रो T⁴, जहाँ ये AC/4 है ना, AC/4 ये क्या होगा, रो बनेगा, है ना, रो इज इक्वल टू AC/4। अब ये क्या हो जाएगा, E समानुपाती T⁴, यही क्या है, तो यही स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम क्या है और इसकी प्राप्ति कैसे की जाती है। धन्यवाद।